हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक देखेंगे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम टर्म को समझे तो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बेसिकली, अभी तक हमने समझा कि प्रोडक्ट किस तरीके से बना है, वो प्रोडक्शन, जब वो प्रोडक्ट बन चुका है फैक्ट्री में तो उसको कंज्यूमर तक पहुँचाना है, उस पूरी साइकिल को बोलते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। अब आप अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। आप चाहे तो अपनी कंपनी के, अगर आप बहुत ही लोकलाइज कंपनी चला रहे हो तो हो सकता है आपकी खुद की एक रिटेल आउटलेट हो। जैसे कि हम रीसेंट टाइम्स में से काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, जैसे कि अगर आपने शार्क टैंक को फॉलो किया होगा तो उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे जहाँ आपने देखा होगा कि जो आर्ट्स से रिलेटेड बना रहे हैं, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो खुद ही के रिटेल आउटलेट्स भी ओपन कर रहे हैं। मतलब वो खुद ही बना रहे थे और खुद ही उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे थे। बट जब आप खुद बनाते हो, खुद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हो, तब आप उसको बहुत ज़्यादा चैनलाइज नहीं कर पाते हो, उसको वाइड स्केल पे नहीं लेके जा पाते हो। जब स्केलिंग करोगे आप उस प्रोडक्ट की, जब आप उसको लार्जर मार्केट में जब उस प्रोडक्ट को आप सेल करने की कोशिश करोगे, तब वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज कॉस्टिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज जब आप उसके लिए एक एक शहर में अगर आप अपना रिटेल आउटलेट खोलोगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिव कैपिटलाइज लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम मैकडॉनल्ड्स का समझें तो मैकडॉनल्ड्स का हमें मेन बिजनेस क्या लगता है कि उनका मेन बिजनेस है बर्गर बनाना। बट मैकडॉनल्ड्स का मेन फंक्शन इज़ नॉट और मेजर बिजनेस मॉडल इज़ नॉट ऑफ मेकिंग बर्गर्स, वेदर एज उनका मेन बिजनेस है जहाँ पे वो लोग रिटेल आउटलेट्स को परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आसपास, आपके घर के आसपास अगर कहीं पे मैकडी है, तो जो मैकडी वहाँ पे उन्होंने ओपन किया है, दैट इज़ their own property, that is on their own property। बेसिकली मैकडॉनल्ड्स अपना एक मार्केट समझता है पहले कि हमें कहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल मिल सकती है, कौन सी सिटी में, कौन से सिटी की कौन से लोकलाइज एरिया में, या फिर किसी मॉल में पर्टिकुलरली, या किसी फूड कोर्ट में अगर उन्हें एस्टैब्लिश करना है अपना मार्केट, तो वो पहले मार्केट को सेलेक्ट करते हैं। मार्केट सेलेक्ट करने के बाद वो वहाँ पे शॉप खरीदते हैं, वो एरिया परचेज करते हैं। एरिया परचेज करने के बाद वो अपना जो आउटलेट है वो किसी और को ओपन करने के लिए देते हैं। बट उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है कि उनको मैकडॉनल्ड्स की शॉप फ्रेंचाइजी ओन करनी पड़ेगी। तो मैकडॉनल्ड्स दो तरीके से अर्निंग ले लेता है, एक तो फ्रेंचाइजी का देके, और दूसरा जो अपना आउटलेट है उसको भी रेंट आउट कर देता है। सो दोनों तरीके से बिजनेस अर्न कर लेता है। नाउ अगर हम बिजनेस मॉडल समझे मैकडॉनल्ड्स का, तो एक तो वो बर्गर को सेल आउट करके ले रहा है, एक फ्रेंचाइजी से ले रहा है, और तीसरा जो शॉप आउटलेट उन्होंने ओपन करी उसके थ्रू ले रहा है। तो यहाँ पे उन्हें अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना पड़ता है, वो खुद ही से पूरे काम कर लेते हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स, दीज आर द डिफरेंट लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ चैनल्स विच कैन बी यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट मार्केटिंग्स। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टली टू इंडस्ट्रियल यूजर्स और टू कंज्यूमर यूजर्स। बेसिकली अगर हम प्रोडक्ट को समझें, अगर मान लीजिए आपकी कंपनी जैसे टिस्को है, टिस्को या टाटा स्टील का अगर हम एग्जांपल है, जिनका सिर्फ स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैन बी डायरेक्टली सोल्ड टू डिफरेंट कंपनीज। फॉर एग्जांपल, अगर किसी रियल एस्टेट कंपनी को अगर स्टील की ज़रूरत है तो क्या वो डायरेक्टली जाके कजारिया से खरीद सकता है? मेजरली नहीं खरीदता है। बट अगर कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, बेसिकली अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें जहाँ पे ब्रिजेस बन रहे हैं, या फिर रेलवे नेटवर्क्स, अगर आप रेलवे की लाइन्स बिछा रहे हो, तो उसके लिए प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कंज्यूमर तक वाला प्रोडक्ट जाता है। फ्रॉम प्रोड्यूसर टू डायरेक्टली इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी डायरेक्टली सोल्ड आउट हो सकता है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर, एजेंट एंड इंडस्ट्रियल यूजर। अब अगर हमने जैसे गवर्नमेंट का एग्जांपल लिया, तो गवर्नमेंट जनरली अपना कॉन्ट्रैक्ट देती है किसी को। फॉर एग्जांपल, अगर हम भोपाल के एग्जांपल हैं, तो भोपाल में जो अभी मेट्रो का काम चल रहा है वो दिलीप बिल्डकॉन के पास है। तो बेसिकली काम किसका है? एमपी गवर्नमेंट का। बट एमपी गवर्नमेंट में उसको काम उसका प्रोजेक्ट किसके पास दिया हुआ है? दिलीप बिल्डकॉन को। तो अब जो दिलीप बिल्डकॉन जो मेट्रो की लाइन बनाएगा, तो उसके लिए उसे बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ेगी, उसे सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसे स्टील की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ही बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो रॉ मटेरियल्स क्या वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर के पास जाएगा परचेज करने? मोस्ट प्रोबेबली नॉट, बिकॉज उसको इतने लिंक्स होना चाहिए आपके पास। अगर आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर के साथ आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो तो यू नीड दैट लिंक्स, यू नीड दैट कनेक्शन। सो वो एक एजेंट से बात करेंगे, जो कि एजेंट उसको रेत भी दिलवाएगा, उसको गिट्टी दिलवाएगा, उसको जो स्टील है वो दिलवाएगा, या जो भी सामान लग रहा है उस मेट्रो की लाइन बनाने में। तो दैट एजेंट विल हेल्प आउट इन प्रोक्योरिंग दोज मटेरियल्स। और हर एक मटेरियल का एक अलग एजेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर
होलसेलर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। अब जनरली अगर हम हमारे आसपास का अगर हम रिटेल आउटलेट देखें या फिर हम एज अ खुद को अगर एग्जांपल लेके समझें कंज्यूमर के लिए, तो मेजरली या तो थर्ड या फिर फोर्थ हम चैनल फॉलो करते हैं। थर्ड वाले चैनल में क्या होता है, जहाँ पे प्रोड्यूसर अपना सामान बनाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स लें तो ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बाय प्रोड्यूसर। जैसे कि अगर हम मारुति सुजुकी का एग्जांपल है तो मारुति सुजुकी होलसेलर्स को सेल करता है। जनरली होलसेलर्स आर बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूटर्स, नॉट एग्जैक्टली होलसेलर्स इन ऑटोमोबाइल। देन दोज होलसेलर्स सेल इट टू रिटेलर्स। बेसिकली जो हमारे एरियाज में जो शोरूम्स होते हैं, जो सिटीज़ में शोरूम्स होते हैं, दोज आर द रिटेलर्स, और रिटेलर से डायरेक्टली जाके हम परचेज कर सकते हैं। बट अगर कार खरीदनी है तो क्या आप एज अ कार मैन्युफैक्चरर आप डायरेक्टली क्या आनंद महिंद्रा के पास जाके कार खरीद सकते हो? ऑब्वियसली नहीं, वो चैनल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जब आपको ऑटोमोबाइल खरीदनी है तो डायरेक्ट परचेजिंग आप नहीं कर सकते हो, आपको मिडिल मैन की ज़रूरत पड़ेगी ही, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की पड़ेगी ज़रूरत, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, साथ ही साथ आपको रिटेलर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट्स, wholesalers, retailers and consumers. This is the most followed channel of distribution, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग भी ऐड होती है, सबसे ज़्यादा टाइम भी ऐड होता है, और सबसे बट ईज प्रोड्यूसर के अगर हम साइड से देखें तो प्रोड्यूसर के लिए इट्स वेरी इजी, बिकॉज प्रोड्यूसर कोई पर्टिकुलर सामान को बनाएगा। फॉर एग्जांपल FMCG प्रोडक्ट अगर हम एग्जांपल लें, अगर सर्फ एक्सेल किसी ने बनाया, किसी ने बिस्किट्स बनाए, किसी ने स्नैक्स बनाए, सो दैट दोज प्रोड्यूसर्स सेल इट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बने होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंडिया को बेसिकली 4 या 5 जोन में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल में हम अगर डिवाइड कर लें तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हो गए, और हर एक चैनल का एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा। दोज डिस्ट्रीब्यूटर्स विल टॉक टू द एजेंट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे। अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो था पहले रीजन वाइज था, रीजन को फिर आपने डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने डिवाइड करोगे उसको सब डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि एकदम छोटी छोटी लोकेलिटीज़ में लेके जाएगा। देन टू शॉपकीपर्स, जो रिटेलर्स हैं जो आप फाइनली आपका प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, एंड लास्टली इट विल रीच टू कंज्यूमर। जब इतना लंबा पाथवे फॉलो होता है तो उसमें दो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव, बट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर, अगर हम अपनी सप्लाई चेन को बढ़ाना चाहते हैं, जितनी बड़ी हम अपनी सप्लाई चेन रखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप बिस्लेरी का प्रोडक्ट देखो तो बिस्लेरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया। इंडिया में ऑलमोस्ट आप किसी भी गांव में जाओगे, किसी भी छोटे से विलेज या छोटे से डिस्ट्रिक्ट में भी अगर आपको जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वहां पे बिस्लेरी मिल जाएगी, बिकॉज ऑफ इट्स इंटेंसिव सप्लाई चेन। उन्होंने अपनी सप्लाई चेन बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी है, इस वजह से उनका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हर जगह पे अवेलेबल है। Now coming on to the functions of distributions या फिर channels of distributions, मेन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो होता है प्राइस डिटर्मिनेशन में। प्राइस डिटर्मिनेशन अगर हम इसको दो तरीके से समझते हैं, एक जो आपके घर में सर्फ एक्सेल आता है उससे, और दूसरा आप जो अमेजोन से कुछ सामान परचेज कर रहे हो। जनरली जब आप अमेजोन से सामान परचेज करते हो तो प्रोड्यूसर अपना सामान बना रहा है, प्रोड्यूसर ने उसको अपने साइट पे लिंक किया। जैसे कि अगर हम इसको नाइकी से एग्जांपल लें तो नाइकी की खुद की साइट है, नाइकी जो टी शर्ट्स बनाता है या नाइकी जो शूज़ बनाता है वो डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करता है। अब अगर एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट और एज अ कंज्यूमर, जनरली नॉट ऑब्वियसली नॉट एज इंडस्ट्रियलिस्ट, बट अगर हम उसे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंज्यूमर कैन डायरेक्टली गो टू देयर वेबसाइट एंड परचेज द प्रोडक्ट। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, मान लीजिए मेरे को अगर नाइकी के शूज़ लेने हैं और डायरेक्टली मैं उनकी वेबसाइट पे गया और मैंने वेबसाइट से परचेज कर लिए। सिमिलरली आई कैन वॉच स्मार्टफोन्स मेरे को खरीदना है, मेरे को स्मार्ट वॉचेस खरीदनी है, या मुझे ऐसा कोई सामान खरीदना है जो कि मैं डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे को ज़्यादा प्राइस नहीं लगेगा। बिकॉज अगर मैं लॉन्ग चेन सप्लाई चेन को फॉलो करता, लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अगर फॉलो करता, सो एट एवरी चैनल मेरे को कुछ कमीशन पे करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लास्ट वाले में एग्जाम्पल लें कि 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है और फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में, फर्स्ट वाले चेन में भी 100 रुपये का प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोड्यूसर विल सेल इट टू डिस्ट्रीब्यूटर, so distributor will also earn some profit, let's say it is 2 rupees, so जो अब प्रोडक्ट हो चुका है वो 102 रुपये का हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूटर देगा एजेंट को, मान लीजिए एजेंट की 1% कमीशन है तो 1 रुपये कमीशन है, तो उसका 100-200 हो गया 103 रुपये। फिर होलसेलर अपना मार्जिन निकालेगा, मान लीजिए उसका भी 2 रुपये था तो 100-300 हो गया 105 रुपये। उसके बाद रिटेलर्स अपना मैक्सिमम प्रॉफिट उसमें निकालेगा, बिकॉज रिटेलर्स सबसे कम यूनिट सेल करते हैं तो वो ज़्यादा मार्जिन निकालते हैं और वो MRP तक पे सेल कर सकते हैं। तो होलसेलर्स के पास था 105 रुपये पे, उससे ऊपर फिर रिटेलर 110, 120, 130 रुपये पे वो रिटेलर उसको सेल करेगा।
जाएगा। सो जो प्रोडक्ट उन्होंने प्रोड्यूसर ने सामान दिया था 100 रुपये पे, और जो कंज्यूमर ने परचेज किया वो था 120 रुपये पे। सो यहाँ पे 20 रुपये का पूरा का पूरा मार्जिन ऐड हो चुका है। सिमिलरली अगर हम बात करें प्रोड्यूसर से इंडस्ट्रियल यूज़र पे या फिर प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कंज्यूमर पे, अगर वो 100 रुपये का प्रोडक्ट मैं डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से जाके ले लूँ तो मुझे जो चैनल पे मैं 20 रुपये खर्च कर रहा हूँ वो 20 रुपये कम हो जाएंगे। तो जनरली अभी के अगर हम एकदम रिसेंट टाइम्स हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हो गई जो कि अपने डायरेक्टली वेबसाइट से या अपने ऐप से प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दैट विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, दैट विल डिक्रीज द MRP ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पूरा चैनल वहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज ऑफ मैनेजिंग फाइनेंस। अब अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें, अगर हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया वहाँ पे प्रोड्यूसर है जो सामान बना रहा है, उनकी वेबसाइट पे जाके हमने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, उसके बाद वही पर्सन, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो प्रोड्यूसर है, वही मुझे शिप कर रहा है मेरे घर तक प्रोडक्ट, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अगर वेबसाइट से ऑर्डर कर रहा हूँ तो वो मुझे फिर होम डिलीवरी देंगे, तो जो प्रोडक्ट घर पर आएगा उसकी कॉस्टिंग भी प्रोड्यूसर को देनी पड़ेगी। सो टू मैनेज फाइनेंस जनरली व्हाट प्रोड्यूसर्स डू, उनके एक तो सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए और दूसरा उनके फाइनेंस मेंटेन करने के लिए वो लोग अपने में कोई एजेंट्स इंक्लूड करेंगे, होलसेलर्स, रिटेलर्स को ऐड करते हैं, ताकि जो फाइनेंसिंग है, कंपनी की फाइनेंसिंग है, एट इनिशियल लेवल वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इन डिफरेंट सप्लाई चेन्स। नेक्स्ट इज ईज इन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली इट गेट्स वेरी इजी टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स। जब आपको बहुत ज़्यादा छोटे अगर गांव में अगर आपको अपना सामान डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ लॉन्गर चैनल्स, बिकॉज अगर आप शॉर्ट चैनल पे जाओगे तो अगर आप किसी गांव की बात करें, कोई भी बहुत अगर कोई छोटा गांव है किसी एकदम लोकलाइज एरिया में जहाँ पे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा नहीं है, जहाँ पे रोड वेज भी इनफैक्ट अच्छे नहीं हैं, तो ऐसी जगह पे आपको अगर अपना प्रोडक्ट पहुँचाना है, जैसे कि अगर छोटा सा प्रोडक्ट भी हो, चाहे वो FMCG प्रोडक्ट हो, जैसे कि अगर हम मैगी का एग्जांपल लें तो मैगी इज़ ऑल्सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया बिकॉज ऑफ देयर गुड सप्लाई चेन, बिकॉज दे मेंटेन दैट सप्लाई चेन। जो हर एक लेवल पे दो उनको अपने कमीशंस पे करने पड़ते हैं, बट कमीशंस पे करने के बाद वो चाह रहे हैं कि पूरे इंडिया को हम कैप्चर कर पाएँ, ईजी हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन बाय मेंटेनिंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज प्रमोशन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखे थे प्रमोशनल मिक्स, तो प्रमोशनल मिक्स में एक था पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग कब होती है? जब कंज्यूमर आपसे आके डायरेक्टली मीट करता है, जब आप 1-to-1 मीट करते हो, जब आप 1-to-1 कम्युनिकेट करते हो, तो जो रिटेलर्स है, जो फाइनल रिटेलर्स है, जब आप उनसे कंज्यूमर मीट करेगा तो वो उनको फीचर्स बता पाएगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो ऑनलाइन सर्विस के थ्रू और आप सेम प्रोडक्ट खरीद रहे हो किसी शॉपकीपर से, तो शॉपकीपर्स आपको उसके ज़्यादा आपको फ़ायदे बता पाएगा, ज़्यादा फीचर्स बता पाएगा, वो आपको कंपेयर करने के लिए एक और बहुत सारे मॉडल्स भी दिखाएगा। जैसे अगर आप स्मार्टफोन्स लेने जा रहे हो तो स्मार्टफोन्स के अगर आपका बजट 15,000 है तो 15,000 के रेंज में उसका जो भी प्रोडक्ट होंगे वो आपको प्रोडक्ट दिखा सकता है। बट अगर आप ऑनलाइन गए हो तो ऑनलाइन में ज़रूरी नहीं है कि आप सारे प्रोडक्ट्स देख पाओ, उन्हें कंपेयर कर पाओ, बट अगर आप डायरेक्टली उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो पर्सनल सेलिंग के थ्रू प्रमोट करेगा आपके प्रोडक्ट को। Last is maintain demand and supply. Maintenance of demand and supply is also very crucial because अगर सप्लाई चेन अगर कभी कम हो जाता है तो आपके प्रोडक्ट के रेट्स बढ़ सकते हैं या फिर कॉम्पिटिटर आपका सामान हो सकता है कि वो दूसरे से परचेज कर ले। फॉर एग्जांपल अगर हम टाइड और सर्फ एक्सेल के एग्जांपल देखें, अगर मार्केट में टाइड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाए तो लोग उसका वेट नहीं करेंगे, जब तक टाइड नहीं आएगा तब तक हम कपड़े नहीं धोएंगे, वो सर्फ एक्सेल ले लेंगे या फिर कोई और दूसरा प्रोडक्ट ले लेंगे और वो उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। So to maintain supply chain, it is very important to maintain this level of channelization. Directly आप अगर आप सेल कर रहे हो प्रोडक्ट, so everyone is not so friendly with the smartphones. आपके अगर आप मम्मी पापा को देखोगे अगर घर में तो वो इतने ज़्यादा टेक फ्रेंडली नहीं है, वो जो सामान लेते हैं वो जनरली शॉपकीपर से जाके लेते हैं। So to maintain this level वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि वो डिमांड और सप्लाई को मेंटेन कर पाएँ, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर्स नो कि कब हमारा सामान मार्केट में ख़त्म होने वाला है, किस पर्टिकुलर टाइम पे सामान की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। सो दीज आर द बेसिक 5 फंक्शंस ऑफ सप्लाई और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज सिलेक्शन ऑफ मार्केटिंग चैनल्स या फिर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट वाले वीडियो हमने बेसिक समझा था कि कौन से टाइप्स होते हैं, किस तरीके से उसके क्या क्या फंक्शंस हैं और किस अलग अलग तरीक़ों से हम डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज हम समझेंगे कि किस बेसिस पे हमें सिलेक्ट करना चाहिए। सो द फर्स्ट बेसिस इज टाइप ऑफ प्रोडक्ट। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप में आ रहा है और किस
किस तरीके का उसका प्रमोशनल मिक्स है। सबसे पहले हम उसमें ये देख सकते हैं कि जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि अगर कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट है रिलेटेड टू मेडिसिनल प्रोडक्ट्स है, तो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो जनरली आप डॉक्टर के पास जो क्लिनिक होता है जनरली आप उन्हीं से लेते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में, बिकॉज ऑफ द टाइम बीइंग। जनरली अगर आपने कोई के घर में अगर कोई बीमार है, आप डॉक्टर को दिखाने गए हो, उन्होंने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है, तो प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद आप उनसे जो आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे वो आप सबसे पहले सर्च करते हो कि आसपास कौन सी मेडिकल स्टोर है, आप वहाँ से वो मेडिसिन परचेज करके आप घर ले जाते हो। बिकॉज जनरली जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपको वहाँ से तुरंत बाद मतलब घर जाते से आपको दवाई खानी होती है या कुछ आवर्स बाद खानी होती है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद एटलीस्ट आपको 24 आवर्स तो लगेंगे या फिर 8 आवर्स 12 आवर्स लग सकते हैं आपको मिनिमम। तो अगर आप इतना वेट नहीं करना चाहते, ऑब्वियसली अगर कोई आप क्रिटिकल कंडीशन में होगे तो आप दवाइयों का इतने लंबे टाइम तक वेट नहीं करोगे, अपने घर के पास की जो भी शॉप्स है वहाँ से आप उसको परचेज कर लोगे। बट ऑब्वियसली सिर्फ यही ऑप्शन नहीं रहता आपके पास। अगर किसी को बहुत जैसे कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो डायबिटिक पेशेंट को उनको हर रूटीनली दवाई लेनी है, हर मंथ दवाई लेनी है, तो जो डायबिटिक पेशेंट है वो चाहे तो अपनी जो दवाइयाँ हैं वो एक दिन पहले ऑर्डर कर सकता है ऑनलाइन। सो एक अगर आपका जो प्रोडक्ट था जो दैट वाज हेल्थ केयर प्रोडक्ट दैट वाज रिलेटेड टू मेडिसिन, आप मोस्टली उसको अपने घर के पास वाली शॉप से या डॉक्टर के क्लिनिक के पास वाली मेडिकल शॉप से खरीदोगे। बट ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी पे डिपेंड करो। अगर आप लॉन्ग टर्म तक अगर आप दवाइयाँ खाने वाले हो तो आप उसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। सो जो कंपनीज होती हैं वो जनरली सिर्फ एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रखती हैं, वो मोर देन वन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। जो लोग डिस्काउंटेड रेट पे चाहते हैं प्रोडक्ट्स परचेज करना, जो कि जिनको पता है कि हमें लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ खानी है, जो जिनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि बीपी हुआ, डायबिटीज़ हुआ, जिनको लॉन्ग टर्म तक दवाइयाँ खानी है, वो चाहते हैं कि हमें डिस्काउंट रेट्स पे हमें दवाइयाँ मिल जाएं। और वो मिल सकती हैं बट उनको उसके लिए मोस्टली वेट करना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली दे कैन वेट फॉर 1 और 2 डेज अगर वो पहले से ही ऑर्डर कर रहे हैं। बट जिनको इमरजेंसी कंडीशन में चाहिए होती है, जो कि मोस्टली वैसे कस्टमर्स होते हैं, तो वो एट दी सेम टाइम नहीं दवाई परचेज करते हैं। नेक्स्ट इज कस्टमर नीड्स। अगेन अगर हम इसको सेम एग्जाम्पल के साथ समझें, जो कि कस्टमर नीड थी, कस्टमर को किस तरीके की नीड है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं ऑफिस में जॉब कर रहा हूं और जॉब करते वक्त अगर मेरा स्मार्टफोन टूट जाए या फिर मैं अगर कहीं बाहर रह रहा हूं और मेरा मेजरली जो काम होता है वो मेरा फ़ोन से होता है, और अगर मेरा फ़ोन टूट जाए तो मेरी जो नीड है उस टाइम पे वो नीड बहुत अर्जेंट नीड है, मेरे को उसी टाइम पे फ़ोन चाहिए। बिकॉज अगर मेरे पास फ़ोन नहीं रहेगा तो मैं अपना काम को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। सो एज पर द कस्टमर नीड आई वॉन्टेड राइट देयर। सो मैं सबसे पहले जाकर सर्च करूंगा रिटेल आउटलेट को। मैं होलसेलर्स के पास ऑब्वियसली नहीं जा सकता, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा तो भी उसमें 4-5 दिन लग सकते हैं। तो इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि मेरे पास अर्जेंट नीड में सबसे पहले मेरे पास रिटेलर्स हैं, तो मैं रिटेलर्स के पास जाके वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर लूँ। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव्स। आपके पास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये आप एज अ कंज्यूमर भी सोचते हो और एज अ प्रोड्यूसर कंपनी भी ये चीज़ सोचती है। एज अ कंज्यूमर जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने वाले हो, स्पेशली अगर आप कोई बड़ा प्रोडक्ट खरीदने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसी खरीदने वाले हो, तो एसी खरीदने से पहले आप सबसे पहले उसकी ऑनलाइन सर्च करोगे। आप ऑनलाइन सर्च करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखोगे, उन्हें कंपेयर करोगे। उसके बाद हो सकता है कि आप आपके घर के आसपास जो शॉप्स हैं, जनरली जो आउटलेट्स हैं जैसे कि क्रोमा होगा, तो आप क्रोमा के आउटलेट पे जाओगे, क्रोमा के आउटलेट पे जाके आप उन्हीं सेम प्रोडक्ट्स को देखोगे या उनके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स को देखोगे, ताकि जो शॉपकीपर है, जो रिटेल आउटलेट पे जो पर्सन बैठा हुआ है, वो भी आपको उसके ज़्यादा अच्छे से फीचर्स बताए, वो कंपेयर करके आपको बताए कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। और मोस्टली जैसे कि अगर आप ऑल्टरनेटिव्स में अगर देखें, जैसे कि अगर हम लाइफस्टाइल अपैरल्स का एग्जांपल लें, फुटवेयर्स का एग्जांपल लें, तो फुटवेयर्स जनरली फुटवेयर्स देखें या फिर अगर हम क्लोथ्स भी देखें, क्लोथिंग में भी ऐसा सेम प्रॉब्लम आती है जहाँ पे आपको साइज़ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जनरली प्रेफर करते हैं कि वो शॉप से जाकर कपड़े खरीदें या फिर फुटवेयर्स खरीदें। द रीज़न बिहाइंड इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फिटिंग। उनके फिटिंग, कपड़ों की फिटिंग कैसे आएगी, फुटवेयर क्या एग्जैक्ट साइज़ का आएगा, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि हम सामने से उस प्रोडक्ट को देखें, बिकॉज उसका कलर वेरिएशंस हो सकते हैं, साइज़ वेरिएशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रोडक्ट रिटर्न करना पड़ सकता है। सो एज अ कंज्यूमर यू विल ऑल्सो थिंक ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स कि मैं कहाँ कहाँ से परचेज कर सकता हूँ। सिमिलरली प्रोड्यूसर विल ऑल्सो थिंक अबाउट द सेम थिंग। जैसे कि जब ऑनलाइन मार्केट बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लिया था, जब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट रिसेंट ईयर्स में 2014-2015 में
में जब बहुत ज़्यादा बूम कर रहे थे, तब ये शॉपकीपर्स और रिटेलर्स ने ये चीज़ रियलाइज़ करी थी दैट दे आर टेकिंग अवे आवर मार्केट। सो उस वजह से उस टाइम पे काफ़ी स्ट्राइक्स वगैरह हुई थी। तो प्रोड्यूसर्स जो थे उन्होंने इस चीज़ को बैलेंस आउट करने का सोचा कि हम कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो कि हम रिटेलर्स को देंगे, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने ऑनलाइन चैनल के थ्रू सेल करेंगे। बट हर एक कंपनी ने ऐसा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट नहीं किया था। कुछ ही ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने ये चैनल चूज़ किया था, ऑल्टरनेटिव चैनल से बेसिकली। नेक्स्ट इन द लास्ट स्टेप इज इवेल्युएटिंग मेजर चैनल ऑल्टरनेटिव्स। जो हमने ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करें उन सबको इवेल्युएट करना, उन सबको एनालाइज करना ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इकोनॉमिक क्राइटेरिया। आप ये पहले एनालाइज करोगे कि कौन से चैनल से अगर आप परचेज कर एज अ कंज्यूमर, आपके पास अगर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं तो यू विल चैनलाइज दोज ऑल्टरनेटिव्स एंड फाइनली यू विल सेलेक्ट दैट ऑल्टरनेटिव जहाँ से आपको सबसे सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है। आप अगर आप स्मार्टफोन खरीदोगे तो ऑब्वियसली आप उसको ऑनलाइन भी देखोगे, ऑनलाइन उसका क्या प्राइस है, आप अलग अलग साइट्स पर देखोगे, आप अमेजोन पे उसको देखोगे, आप फ्लिपकार्ट पे उसको देखोगे। सिमिलरली अगर दूसरी और साइट्स हैं जो कि उसको प्रोडक्ट को सेल करती हैं तो उन प्रोडक्ट्स उन साइट्स पे जाके आप चेकआउट करोगे कि उसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है। उसके बाद आप रिटेल आउटलेट्स पे जाओगे, वहाँ पे जाके आप प्राइस चेक करोगे एंड ऑब्वियसली जो आपको बेस्ट डील ऑफर करेगा आप वहीं से प्रोडक्ट को खरीदोगे। नेक्स्ट कंट्रोल क्राइटेरिया। कंट्रोल क्राइटेरिया अगर हम अगर हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दैट हाउ मच दे कैन कंट्रोल ऑन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द MRP। जैसे कि सैमसंग में अगर हम देखें तो सैमसंग में वाली चीज़ होती है, उनका एक ऑडिट टीम होती है। ऑडिट टीम जाके चेक करती है कि जो रिटेल आउटलेट्स हैं क्या वो MRP से ऊपर तो प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, या फिर उनका एक मिनिमम सेलिंग प्राइस भी होता है, क्या वो मिनिमम सेलिंग प्राइस से तो सेल नहीं कर रहे। बिकॉज जनरली अगर आप खुद एक रिटेलर हो तो एज अ रिटेलर आप चाहोगे कि आपका कस्टमर आपके पास से नहीं जाए, यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट। तो अब हो सकता है कि आप MSP पे उस प्रोडक्ट को सेल कर दो या MSP से कम पे भी सेल कर दो, तो आपका वहाँ पे कंट्रोल खत्म हो जाता है। एज अ प्रोड्यूसर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने मार्केट के ऊपर, अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो MRP पे सेल प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके फीचर्स को शायद सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर रहे हैं, या जो सर्विसेज उनको प्रोवाइड करनी चाहिए वो सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सो अगर जितना लंबा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही कम कंट्रोल होता जाता है। So as a producer, you want to maintain the control over your distribution channel. And lastly, adaptive criteria. Again, जो channel of distribution है क्या वो खुद से adapt करते हैं कुछ चीज़ें। For example, जो promotional techniques होती हैं या जो आप retail outlet पर अपना product रख रहे हो, the reason behind is of personal selling. आप चाहते हो कि जो retail outlet retailer है वो आपके product को personally उस product को sell करे, वो pitch करे customer को कि ये particular product अच्छा क्यों है, इसमें क्या features हैं, competitor से बेहतर क्या ये दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई सिम खरीदने आया है तो वो जियो वोडा आइडिया और एयरटेल तीनों के ही सिम्स देख सकता है। बट एज अ रिटेलर आप उसको कौन सा प्रोडक्ट पिच कर रहे हो, आप किसके लिए ज़्यादा अडेप्टिव हो, आप किसके ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हो, दिस यू हैव टू एनालाइज। और एज अ रिटेलर यू कैन एनालाइज दिस थिंग। बट अगर जो प्रोड्यूसर है अगर वो आपको बहुत ज़्यादा ऑफर्स नहीं दे रहा है, एज अ रिटेलर अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑफर्स नहीं मिलेंगे, डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे या बहुत ज़्यादा कमीशन नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप सेल नहीं करोगे। सो अ प्रोड्यूसर हैज़ टू मेंटेन ऑल दीज क्राइटेरियाज एंड आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दीज 4 पॉइंट्स ही विल फाइनली एनालाइज कि कौन सा बेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर हमें मिक्स करना चाहिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस वाज द बेसिक अबाउट सिलेक्शन ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन. I hope things are clear now. If you have any doubt, then please leave your doubt in the comment section.